नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, बहुत दिन हो गए, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए लोकसभा के लिए, लेकिन कांग्रेस अब तक अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। इससे एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बार-बार ये चीजें खड़ी होती हैं कि आज घोषित हो जाएंगे, आज घोषित हो जाएंगे। पिछली जो सीईसी की मीटिंग थी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें भी ये था कि आज कैंडिडेट्स घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर उसे टाल दिया गया। और आज की तारीख में भी ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 दिन का समय लगेगा जब कांग्रेस के कैंडिडेट सामने आएंगे। इसे लेकर एक बड़ा दुविधा खड़ी होती है कई स्तर पर। और सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि कैंडिडेट कौन है, वो अपनी तैयारी कैसे करे, कैसे ना करे। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये रहता है इसमें कि कांग्रेस बहुत अपने आप को संगठनात्मक पार्टी नहीं मानती है। वो कहती है कि हम तो लोगों की पार्टी है। तो जहाँ संगठन नहीं होता है, वहाँ कैंडिडेट को अपनी टीम भी तैयार करनी होती है। ये तमाम तरह के इश्यूज हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ एक बार। हमारे साथ हैं कांग्रेस के केवल ढींगरा जी, उनका स्वागत है, नमस्कार। हमारे साथ हैं बीजेपी के राजवीर सिंह जी, उनका भी स्वागत है, नमस्कार। वरिष्ठ हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं जनमत के विनोद मेहता जी, उनका स्वागत है। और हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि पूरे इलाके की रग रग से वाकिफ है। तो सबसे पहले चलते हैं हम केवल ढींगरा जी के पास। ढींगरा जी, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेट डिक्लेयर करने में? जी नहीं, ऐसा है हमारे यहाँ पे जो अप्लाई किया था सभी कांग्रेस की टिकट्स पे 10 टिकट पे 362 उम्मीदवारों ने कांग्रेस की सीट के लिए लोकसभा के लिए अप्लाई किया था, जिसके अंदर जब ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उतना ही देखना पड़ता है कि कौन सा सशक्त उम्मीदवार है जिसको धरातल पे लाया जाए और उसको टिकट दी जाए। और जब आपको एक टिकट एक जगह एक सीट के मुतल्लिक 36 के करीब एवरेज बनती है, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा सशक्त उम्मीदवार हो सकता है, और उसमें भी हो सकता है और उससे बड़ा भी कोई ऐसा हो सकता है जिसने अप्लाई नहीं किया उसको भी टिकट मिल सकती है जो कांग्रेस का सशक्त उम्मीदवार हो। अब दूसरी बात यह है कि उस पर चिंतन मंथन की सारी बातचीत चलती है। अब 3-3 का पैनल बना था और 3-3 के पैनल पे हमारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की कमेटी है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पे बातचीत हुई और उन्होंने कहा आगे से कि आप इसको सिंगल करके लाइए, जिसपे हमारी पिछली मीटिंग हुई थी। और इसके बाद हमारी जो अगली अब नेक्स्ट कल मीटिंग होनी थी, उसके बीच में हमारा ये मंथन चल रहा था कि इसको 3 से सिंगल सिंगल सीट पे 3-3 उम्मीदवार थे 9 सीटों पे, इसको सिंगल सिंगल किया जाए। तो इस पे बात होने के बाद अभी हमारी जो ये कंप्लीट होने के बाद ये हमारी जो अब सिंगल सिंगल पे बन जाएगी, तो उसके बाद हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें खड़गे जी भी हैं, सोनिया गांधी जी भी हैं और सभी हमारे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी भी हैं। तो उसमें जो हमारा टिकट का फाइनलाइजेशन होना है, उसके बीच में फिर फाइनल हो जाएगा कि किस किस उम्मीदवार को धरातल पे उतारा जाए। अब जहां तक बात आप कह रहे हैं कि इससे डिले हो रहा है, डिले तो देखिए अभी अभी जो हमारा 5वें चरण पे चुनाव है और 5वें चरण जो है 25 मई को वोट है, और उसका जो अप्लाई करने का जो होता है कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अभी वो भी नहीं आया है, अभी वो आना है। लेकिन पहले चरण का और दूसरे चरण का, तीसरे चरण का, चौथे चरण का जो टिकट मिलनी है उसमें करीबन करीबन 230-40 जो है कैंडिडेट हमारे उतर चुके हैं देश के अंदर। इसी तरीके से हरियाणा का भी आएगा, और जो हरियाणा का आएगा वो 5वें चरण के अंदर चुनाव है, तो इसलिए उसका कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है और टिकट का अभी मामला भी फाइनल केवल नहीं जी, हुआ। आपने तो जो जैसे ही कहा होगा वो लाइन अप हो जाएंगे। जी, जो आपने कहा वो बिल्कुल 5वें चरण में है, ये सही बात है। लेकिन चुनाव को तैयार करने में भी कैंडिडेट को समय चाहिए होता है। मेरा एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, आपने कहा कि 3-3 नाम दिए। जब एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, तो स्क्रीनिंग कमेटी का यही पर्पस होता है कि वो एक नाम दे या एक से ज्यादा नाम है तो उनको प्रायोरिटाइज करके दे कि पहले नंबर पर ये,
दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये। आपके यहाँ हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी ने ऐसा नहीं किया। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनसे बाहर का भी कैंडिडेट हो सकता है, ऐसा आपने कहा। तो क्या आप चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं इस बात से? नहीं, मैं वीरेंद्र सिंह की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई सशक्त उम्मीदवार, जैसे शैलजा जी ने अप्लाई नहीं किया तो शैलजा जी का नाम आ रहा है, तो वो जिस सीट पे, अब 2 सीटें हैं उनके लिए, एक अंबाला है और एक सिरसा है, तो हो सकता है वो सिरसा से लड़े, हो सकता है अंबाला से लड़े। तो ये बात तो बड़े उम्मीदवार की ये रहती है, और वो कमेटी की मेंबर भी हैं, तो हो सकता है वो सिरसा से लड़े या अंबाला से लड़े, तो ये चीज बीच में रहती है। वो बड़े उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। इसी तरह से और भी कोई सीट हो सकती है जिसपे कोई बड़े उम्मीदवार ने, एमएलए का कंटेंडर भी हो सकता है और वो एमपी का कंटेंडर भी हो सकता है, तो उसके लिए भी जो है ये चीज की बात रहती है। और जिस तरह से ब्रजिंदर सिंह हिसार से बीजेपी के सांसद थे और बीजेपी छोड़ करके वो कांग्रेस में आए हैं, तो वो भी कंटेंडर हो सकते हैं। और अगर वो लगातार दोबारा हिसार से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी टिकट भी हिसार से हो सकती है, तो वो भी एक उन पैनल से बाहर से आ गए। तो इस तरह से हो सकता है और भी कोई उम्मीदवार हो जो बाहर से आ जाए। हो सकता है कोई ऐसा लोग हो जो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस, हमारे ही लोग गए हैं वो बहुत सारे। हो सकता है कोई ऐसा आदमी सशक्त उम्मीदवार भी हो। कोई इस तरह से भी हो सकता है कि सेंटर अपना उम्मीदवार उतारना चाहे, जैसे उदित राज जी हैं, हो सकता है कि उनको अंबाला की सीट के ऊपर कैंडिडेट बनाया जाए। तो ये सारी चीज उसके पैनल के बीच में, 3-3 पैनल के बीच में पहला, दूसरा, तीसरा बने हुए थे, लेकिन ऊपर की कमेटी ने ये कह दिया कि आप इसको सिंगल करके लाइए। तो हो सकता है अब वो सिंगल की जो अब मीटिंग होगी उसमें फाइनल हो जाए। प्रद्युमन जी, आपका इसमें क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इतना डिले हो गया। आप कहने को तो ठीक है, हमारे चुनाव इतने लेट हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कांग्रेस एक कहती है कि हम जनता की पार्टी हैं, अभी तक कोई जिला इनके अध्यक्ष नहीं है। तो एक जो कैंडिडेट होता है उसको अपनी टीम खड़ी करनी पड़ती है। और आजकल चुनाव इतना फैलाव का हो गया, आईटी हो गया, फील्ड में जाने वाले लोग हो गए, प्रचार के लोग हो गए, ये हो गया, वो हो गया, और उसके लिए एक इंडिविजुअल को टीम बनाने में उतनी ही मुश्किल आती है। इसलिए जितनी जल्दी टीम सिलेक्ट हो जाए, उतना जितनी जल्दी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए उतना अच्छा होता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? प्रद्युमन जी, मेरा सवाल आपसे है। चलिए, प्रद्युमन जी को लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है, जी हम राजनीति के जी पास कमलकांत होते जी, हैं। आपको मैंने एक सवाल किया, क्या आप सुन पाए उसे, या मैं रिपीट करूं? एक बार आपका प्रश्न दोबारा बताएं। मैं अपना प्रश्न आपको ये बताता हूं। मेरा कहना आप है, रिपीट करें, एक बार रिपीट करें। कांग्रेस के पास एक संगठन जो है वो बहुत मजबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत संगठन नहीं है। ऐसे में जो कैंडिडेट है उसको ही अपनी टीम का एक संगठन बनाना पड़ता है, अलग अलग जगह के ऊपर। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस के 9 प्रत्याशियों में से देखा जाए तो एक दीपेंद्र हुड्डा है जिसका आईटी सेल वर्क कर रहा है, बाकी किसी का नहीं कर रहा है। तो जो टीम को कैंडिडेट के नाम घोषित होंगे वो अपनी टीम बनाएगा, उसको समय लगेगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट जो है वो डिले हो रहे हैं और इसका कुछ नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए कमलकांत जी, जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 2019 में जिन 10 लोगों को वो अपना चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी बनाया था, उनमें से 3 प्रत्याशी पहले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं, और जो चौथे प्रत्याशी थे वो पहले आम आदमी पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब वो दोबारा से कांग्रेस में आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर की, हिसार से भव्य बिश्नोई की, और फरीदाबाद से अवतार सिंह भडाना की। ये तीनों ही अब कांग्रेस में नहीं है। जबकि जो चौधरी निर्मल सिंह थे, जिनको को कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उसके बाद वो पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चले गए थे। जब कांग्रेस के पास पिछले 3 जो लगातार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, उसके बाद कुमारी शैलजा, और वर्तमान में चौधरी उदय भान, उनके कार्यकाल में कहीं कोई कार्यकारिणी कांग्रेस के पास नहीं है।
जिला के प्रधान कांग्रेस नहीं बना पाई है। दूसरी तरफ बीजेपी पन्ना प्रमुखों तक पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक तो पदाधिकारी ना बनाना, दूसरी कांग्रेस पार्टी में अनुशासन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अगर सबसे बड़ा कोई फर्क आज के दिन दिखाई दे रहा है तो वो अनुशासन का है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ तक बयानबाजी देते रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अभी इक्का दुक्का अनिल विज जी के इस प्रकरण को छोड़ दें तो इसके अलावा ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। कांग्रेस में संगठन ना होना कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है और जिसका नतीजा ये है कि कांग्रेस लगातार हारती जा रही है। पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक रोहतक से लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुई, विधानसभा में वो लगातार हारती जा रही है। और इसके अलावा जहां भी इन्होंने नगर निगम के चुनाव लड़े हों या इन्होंने एमपी के चुनाव कांग्रेस समर्थित लोगों ने लड़े हों, उनमें से भी ज्यादातर को हार का सामना करना पड़ा है। का उसके एक बड़ी समस्या यही है कि उनके पास अपना संगठन नहीं है। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, मैं फिर आपके पास आता हूँ। आगे चलते हैं अपना राजवीर रोहेला जी, आपको भी कुछ कहना है क्या सर? आपको तो इस मामले में खुशी होनी चाहिए कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, नहीं आ रहे, उनके कैंडिडेट्स के नाम भी घोषित नहीं हो रहे, तो आप तो प्रसन्न होने चाहिए इसे लेकर, क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते, मेहता जी को भी प्रणाम मेरा। सर कोई भी लड़ाई बगैर संगठन के नहीं जीती जाती। 2013 से 2024 तक ये लोग जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाए। ये कांग्रेस की एक प्रॉब्लम क्या है, एक तो धड़ेबाजी है इनकी, एक और बड़ी बात यह है कि ये लोग जनता की इनकम्बेंसी का वेट कर रहे हैं, जनता मतलब वोट देगी इन्हें। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन की रचना होती है और लोकतांत्रिक तरीके से होती है, जिसको हमने हमारी मतलब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने कंप्लीट कर रखा है। और हम अपने हमारी फोर्सेस जो है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो धरातल पे है, सबका समय लगा हुआ है, सभी अपना काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक आध मुद्दे पे हमारा इधर उधर है भी तो हम उन चीजों पे मतलब अपना जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, हमने जो 10 साल में काम किया है प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, तो हम जनता में उनके कामों को लेके जा रहे हैं। जो बिना पर्ची बिना खर्ची का जो एक ट्रेंड सेट हुआ है जो पूरे हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां बिना पर्ची बिना खर्ची बच्चे नहीं लगे हैं। तो एक पॉजिटिव मैसेज है कि भाई सरकार यही बढ़िया है। ठीक है, जिन्हें हमें विरोध करना हो तो उनका अधिकार है लोकतांत्रिक, लेकिन जो आम जनता है, आम जनता खुश है और हम अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। रोहेला जी, आपके पास भी लगता है कि मुद्दा है बिना पर्ची बिना खर्ची, उसके अलावा आपके पास भी कोई मुद्दा नहीं है? जो नेता जाता है इसी को कहता है, तो क्या इस एक मुद्दे पर आप फिर चुनाव जीत पाएंगे? इस मुद्दा को आपने 2019 में भी यूज कर लिया। सर ये एक व्यवस्था परिवर्तन था, ये कोई ये नहीं था, एक गिमिक था या कोई नारा था, ये हमने करके दिखाया है। फैमिली आईडी के माध्यम से हमने लाखों ऐसे राशन कार्ड बनाए हैं जो लोग बरसों से तरस रहे थे, जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उन चीजों में जनता को जोड़ा है। अंत्योदय की जो असली भावना है वो श्री मनोहर लाल जी ने दिखाई थी कि भाई हम जनता का जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक कैसे पहुंचे, और उन्हीं के माध्यम से ये बिना पर्ची बिना खर्ची, ये जो 15,000 पेंशन बनी है, जो विधुरों की, ऐसे बहुत से काम है। अगर काम गिनाने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, तो चुनाव जो हमें मोटी मोटी चीजें हैं जो जिनसे जनता में इफेक्ट पड़ता है हम वो बता रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की नीतियां, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं। जी, आखिर में चलते हैं विनोद जी के पास। मुद्दा मतलब इस डिस्कशन के आखिरी पॉइंट पर विनोद जी पूरे हरियाणा की एक एक चीज से वाकिफ है और सब पार्टियों की खूबियों से और कमजोरियों से भी वाकिफ है। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस का जो संगठन नहीं है, क्या उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कुछ बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आती है। कितनी ज्यादा है कितनी कम है ये तो बात का विषय है, लेकिन नजर जरूर आती है। लेकिन क्या फायदा कांग्रेस उठा पाएगी? देखिए, आपका जो मूल मुद्दा था कि कांग्रेस अपने टिकटें अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं कर पाई,
देखिए, अगर बीजेपी को भी ये मालूम होता कि हरियाणा 25 मई को जाएगा या 6 चरण में जाएगा, तो शायद बीजेपी अपनी पहली जो लिस्ट 6 सीटों की शायद वो डिक्लेयर नहीं करती। तो बीजेपी को भी अंदाजा था कि हरियाणा जो है गेहूं की कटाई के तुरंत बाद 7 मई या 10 मई के आसपास चुनाव हो जाएगा, इसलिए बीजेपी ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी। क्योंकि चुनाव जितना लंबा होता है उतना थकाऊ होता है, उतना महंगा होता है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को फायदा हो गया है कि इनका खर्चा बच गया। अब ये 10 दिन और इसलिए लेट करेंगे कि मान लो आज अगर टिकटें डिक्लेयर कर भी देते हैं तो 10 दिन कोई भी उम्मीदवार कैंपेन नहीं कर पाएगा। 11 अप्रैल से लेके 25 मई तक आप बेशक मुखिया बांट लो, गांव में लोग आपको सुनने नहीं आएंगे, क्योंकि हरियाणा जो है गेहूं की कटाई जो है वो पीक पे होती है। 3-4 अप्रैल को शुरू होती है और 25 तक 90% वाइंड अप हो जाती है, 10% फिर भी बच जाती है। उसके तुरंत बाद फिर लड़ने की बिजाई शुरू होती है। तो कांग्रेस को उस लिहाज से तो फायदा है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार उनका खर्चा भी बढ़ जाएगा। लोगों ने जो सुना है वो आजकल कम्युनिकेशन के जो माध्यम है 80% लोग वहीं से सुनते हैं, 20% पब्लिक एड्रेस जनसभाओं में सुनते हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव लंबा है, थका हुआ है। उस एंगल से देखें तो कांग्रेस को फायदा है। दूसरी बात जो बहुत ही मतलब शायद ढींगरा जी नहीं बोले हैं, कांग्रेस में रीथिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। मैं शैलजा जी के एग्जाम्पल को शुरू करूंगा। चुनाव के हालात बदलते हुए कभी नहीं पता लगता, और ना ही मैं मानता हूँ कि किसी पार्टी को चुनाव को या वोटों को टेकन फॉर गारंटेड लेना चाहिए। चुनाव का बदल जाए पता नहीं चलता। 1-1.5 महीना पहले तक हरियाणा में कांग्रेस के लोग एआईसीसी दफ्तर में जाने से कतराते थे कि कहीं टिकट न छुपा रहे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव कॉम्पिटिटिव हुआ है, उत्तर भारत में पहले लगता नहीं था कि चुनाव में कोई कॉम्पिटिशन भी है, विशेषकर हरियाणा में पंजाब की स्थिति अलग है, लेकिन लगता है थोड़ा थोड़ा कि चुनाव में कंपटीशन है। 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। कंपटीशन का कारण ये है कि हरियाणा में अब कोई तीसरी पार्टी बची नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला होगा वर्षित हो चुकी है। ऐसा तो हो सकता है कि 100 लोग बीजेपी अगर 20 या 30 इसका मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर की आवाज को थोड़ा विनोद की आवाज को वोट का थोड़ा प्लेटफॉर्म एक ही है कि वो कांग्रेस को वोट डालेंगे। तो कांग्रेस में टिकटों को लेकर रीथिंकिंग शुरू हो गई है। जैसे शैलजा जी का पहले मन था कि वो लोकसभा नहीं लड़े, विधानसभा लड़े, फलाना से लड़े, नीलोखेड़ी से लड़े, लेकिन अब धीरे धीरे उनका भी मन बन रहा कि अच्छा चलो अगर पार्टी के लोकसभा लड़ेंगे। और भी नए नए लोग जो है कांग्रेस में अब रुचि लेने लगे, लोकसभा के टिकट मांगने लगे। ये 1 महीने में चेंज आया है। इसलिए कांग्रेस मुझे लगता है कि अभी कम से कम हफ्ता 10 दिन और लेगी, टिकटों की रिसाइकलिंग होगी। जिन उम्मीदवारों को कल्पना करते थे शायद वो चेंज हो जाएगा, उनकी जगह कुछ नए लोग आए। जी, विनोद जी की आवाज में थोड़ा सा थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा उसका लबोलबाब ये था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जान के थोड़ा डिले कर रही है, क्योंकि जितना आप लंबा चुनाव ले जाते हैं खर्चा उतना अधिक होता है, तो कैंडिडेट पर उतना भार पड़ता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा ये कि किसान जो है वो अभी अपनी उसमें लगा हुआ है, फसल कटाई में लगा हुआ है, और इसलिए वो सुनने ही नहीं आएगा, तो जाने का कोई उतना लाभ भी नहीं है। और तीसरा, कांग्रेस को ये आइडिया हो गया है कि जितनी देर हुई है कि लोग उसके पास आने लगे हैं और चुनाव में एक कंपटीशन खड़ा हो गया है। मोटे तौर पर मेरे ख्याल मैंने विनोद जी की बात को जो है समराइज कर दिया है। ढींगरा जी, आपके ऊपर ये क्वेश्चन आए कि आपके जो संगठन के लेवल पर जो है कोई डिसिप्लिन कम है, लोग बोलते हैं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे देखा जाता है कि हुड्डा जी का जाट समुदाय के अंदर बड़ा सपोर्ट है, चारों तरफ हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ रोहतक और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने आप को फोकस करते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को जिताते हैं जो उनके अपने हैं, भिवानी तक वो नहीं जाते हैं। तो इसका कोई तोड़ आपने निकाला है इस बार? नहीं कमल जी, एक बात ही गलत है। हुड्डा जी पूरे हरियाणा के अंदर पूरा वर्चस्व है उनका, और आपको ये बताना चाहता हूँ हुड्डा साहब सीएलपी लीडर है,
आज की डेट में 30 के 30 एमएलए हुड्डा साहब के साथ है। हुड्डा साहब के, चाहे वो किसी भी इलाके से आ रहे हैं, हुड्डा साहब के साथ चलते हैं। और दूसरी बात है कि जो कांग्रेस होती है वो हुड्डा साहब की कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी है। ये शायद कहीं जानबूझ के बीजेपी किसी के मुंह में जो वर्ड डालती है, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इसको कोई भी कुछ भी बोलता रहे, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ इसको बोलते रहे, चाहे कोई बोलता रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है। और दूसरी बात ये भी है, जो आपने संगठन बहुत सारा किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा यूथ कांग्रेस का संगठन बना हुआ है, उसका हेड भी है, उसके पदाधिकारी भी हैं। महिला कांग्रेस हमारी बनी हुई है, उसके पदाधिकारी भी है, उसके हेड भी है। एनएसयू बनी हुई है, उसके पदाधिकारी भी है, उसके हेड भी हैं। हमारे कई सेल बने हुए हैं, ओबीसी सेल है, बैकवर्ड सेल है, और भी बहुत सारे सेल हमारे बने हुए हैं, उनके सारा टोटल संगठन के पदाधिकारी भी हैं। और ऊपर से लेकर नीचे तक है, जैसे हमारा जो लीगल सेल है वो भी बना हुआ है। इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारे सेल बने हुए हैं। ये अच्छी बात है कि बीजेपी को ये मुगालता रहे, और सभी हमारे जो लोग इस तरह की सेल चुनाते हैं कि हमारी पदाधिकारी नहीं है, ये अच्छी बात है कि वो ये ऐसे ही रहे। और हम तो घर घर तक पहुंच चुके हैं, और ये इस तरह से रहे, और हमारा जो है, हम सारी की सारी 10 की 10 सीटों पर जीत के आ जाएंगे। क्योंकि हमारे 195 पीसीसी मेंबर भी बने हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, और डीसीसी मेंबर भी हमारे सारे बने हुए हैं, और ब्लॉक के मेंबर भी बने हुए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इनको पता ही ना हो कि ये हमारे मेंबर बने हुए हैं, और वो लगातार काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं में से पदाधिकारी बनने हैं। सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिला के प्रेसिडेंट नहीं बने, या उनके हमारे उदय भान जी जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ में जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, लेकिन उनके नीचे बाकी और सेक्रेटरी या कुछ और मेंबर नहीं बने हैं। वो भी इन्हीं में से बनने हैं। 195 जो पीसीसी मेंबर होते हैं, इलेक्टेड है, वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये लगता है सबको कि ये काम नहीं कर रहे हैं। तो काम तो घर घर तक हम कांग्रेस पहुंच चुकी, ये कह रहे हैं हम ब्लॉकों तक पहुंचे, हम घर घर तक पहुंच चुके हैं, ये भी नहीं इनको मालूम। अच्छी बात है, नहीं मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, जिस तरह से भाजपा के अंदर गुट है, आप देखिए कितने गुट है भाजपा के अंदर। अनिल विज का अपना गुट है, अरविंद शर्मा का अपना गुट है, और राव इंद्रजीत सिंह का अपना गुट है, खट्टर साहब का अब अपना गुट बन गया हुआ है, और नायब सिंह सैनी का अब अपना गुट नया तैयार हो रहा है। वो अलग अलग गुटों में बटी हुई भाजपा जो है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना करें, अच्छी बात है। एक और कहना चाहता हूं मैं इसके साथ साथ, ईडी, सीबीआई, आरबीआई और जितनी इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, वो भाजपा की जैसे भाजपा की पार्टी के साथ काम कर रही होती है, इस तरह से काम कर रही है पूरे देश के अंदर। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, देश का और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन आजकल भाजपा भी यही कहने लगी कि हमारा संगठन बड़ा है। लेकिन जब हरियाणा की 10 सीटें डिक्लेयर करती है, तो 6 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें इनके पास उम्मीदवार नहीं होता। और वो उम्मीदवार कहां से आते हैं? कोई कांग्रेस का पकड़ा हुआ है, कोई दूसरी पार्टी से पकड़ा हुआ है, इस तरह से उम्मीदवार लेके 6, 10 में से 6 इस तरह से आए हैं। और ये भी बताना चाहता हूं, जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं देश की, वो एक धरपकड़ योजना शुरू कर रखी है, वो पूरे देश के अंदर चल रही है। वो योजना इस तरह से काम करती है कि जहां पे कोई भी आदमी है, उसको उठा उठा के ले जाओ। जिस तरह से हमारी सरकारें तोड़ने का इन्होंने काम किया था, गोवा सरकार तोड़ दी, अरुणाचल तोड़ दिया, मध्य प्रदेश तोड़ दिया, कर्नाटक तोड़ने की काम किया, राजस्थान तोड़ने की कोशिश की, इसी तरह से हिमाचल तोड़ने की कोशिश करी। ये लगे हुए अपना काम करने। जो चुना हुआ एमएलए होता है, उसको कांग्रेस को वोट मिली है, और उसको अगर ये उठा करके ले जाते हैं, तो वहां पे लोगों की इच्छा के विरुद्ध लेकर जाती है भाजपा। इस चीज का इनको कोई इल्म नहीं है। आज ठीक है जनता कमला जो जी, है इनसे त्रस्त हो चुकी समय है। थोड़ा समाप्त हो रहा है, और मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा। कल भी मैंने पूछने की कोशिश की थी, आज आपसे कितनी सीटों पर आप कंपटीशन मानते हैं 10 में से? मैं आपको सीधा कंपटीशन का जवाब नहीं देना चाहता, मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं, मोदी जी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है, और जी। ये हम जीत रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं। रोहिला जी, आपकी क्या कमेंट है इस पर? नहीं, मेरा कमेंट तो क्या है, ये इनका इंटरनल मामला है, टिकट घोषित करे ना करे, जनता ने नकार रखा है। मोदी जी का काम, मनोहर लाल जी का काम, नायब सैनी जी का काम, हम उन काम पे वोट मांग रहे हैं। अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। और इन्होंने जो ईडी, सीबीआई जो इन कंपोनेंट्स का नाम लिया है,
तो मोदी जी ने बिल्कुल खुलेआम कहा है वो कि तो ये, पुराना हो गया। मैं बताता हूँ ना आपको, जब हम तीसरी बार आएंगे तो है बीजेपी और कांग्रेस है। तीसरी बार हम आएंगे, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, 2019 में जीती थी, 2024 में भी जीतेंगे। ये लोग कहीं कंपटीशन में है नहीं। ये लोग तो जनता में ये सोच रहे थे भाई जनता इन्हें वोट दे देगी, क्यों देगी वोट इन्हें? इन्होंने क्या किया है जो 10 साल में हमने किया है वो बता रहे हैं। कंपटीशन है प्रद्युमन जी, आपने सबकी बात सर सुन 10 ली। की 10 सीटें हम जीतेंगे, सीधी बात ये है, बस कोई बात ही ना कोई इफ ना कोई बट है। हो गया रोहेला जी, देखो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें नहीं जीतेगी इस बार, क्योंकि जिस तरह से रोहिला साहब बता रहे हैं 10 साल में कहने को तो बेशक कुछ भी कह दें, लेकिन उसके बावजूद धरातल पर वो चीजें उस स्तर पर नहीं हो उसकी जिस स्तर पर 10 साल में होनी चाहिए थी। दूसरी बात, इन 10 साल में कांग्रेस भी विपक्ष की सही ढंग से भूमिका नहीं निभा पाई, जिस वजह से प्रदेश की जो जनता है वो इस असमंजस में है कि वो बीजेपी का साथ दे या कांग्रेस का। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार ना बीजेपी और ना कांग्रेस, बल्कि जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। कहीं बीजेपी के प्रत्याशी की अच्छी छवि है तो वो चुनाव जीतेगा, कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी की अच्छी छवि है तो वो जीतेगा। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पिछले 5 साल में प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हड़ताल से लेकर के धरने, प्रदर्शन, जुलूसों में शामिल ना रहा हो। और बीजेपी की और जेजेपी की जो सरकार थी आज की तारीख में, हालांकि ये सही बात है कि कांग्रेस के सारे प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं, तो कितनी सीटों पर आपको लगता है कंपटीशन की स्थिति बन रही है? 10 की 10 या कुछ कम ज्यादा? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सीट पर तो कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है और 3 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। बाकी जो सीटें बच गई उनमें सभी में मुकाबला है। तो जरा सीटों के नाम भी बता पार्टी दीजिए, किन चेहरों को चुनावी दांव में, जरा चुनावी सीटों मैदान के में नाम भी बता लाएगी, दीजिए। उसके कि किस तरह से कौन जीत पाएगा। जी, सीटों के नाम बता दीजिए प्रद्युमन जी, कौन सी सीट अगर कांग्रेस सीटों की बात करें, मेरे हिसाब से रोहतक जो लोकसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल सेफ दिखाई दे रहा है। इसके जी। अलावा भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें फरीदाबाद, गुड़गांव, गुरुग्राम और करनाल, इन 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ग्रीन जोन में है। और एक सीट हिसार लोकसभा क्षेत्र, कितना कंपटीशन, आप ओवरऑल सिचुएशन को कैसे समाप्त करते हैं, क्या स्थिति बन रही है? ये सवाल मेरे से जी कमल जी, ये जी सवाल जी मैंने कल भी बताया था कि हरियाणा में चुनाव का पूर्व वोटों से 1 हफ्ता पहले बनेगा, उससे पहले जो भी हो रहा है वो सब करनी है। जी जी आपने कल भी बताया था। देखते रहिए, वो पूरे चुनाव प्रक्रिया को देखता है, बोलता है, नापता है, उसके बाद वोट देने का फैसला। तो हफ्ता 10 दिन पहले जो है माहौल बनेगा तब पता चलेगा। एक बात जरूर कहूँगा, आपकी आवाज नहीं आ रही विनोद जी, मैं आपको यहाँ फिर रोकना चाहूंगा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। रोहेला जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप जस्ट 5 सेकंड में कहिए। नहीं रोहेला जी आप देखो, चुनाव का समय है, भविष्यवाणियां होती रहती है, लेकिन जो हम धरातल पे जाते हैं तो हमें पता है हमें कौन वोट कर रहे हैं और कौन हमारा विरोध कर रहे हैं। तो वो जो विरोध करने वाले थे वो 2014 में वही थे, 2019 में वही है और 2024 में वही खड़े हैं। तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हमारे लिए मार्जिन भी हमारा अब की बार पहले से ज्यादा आएगा और 10 की 10 जीतेंगे सर, हम फिर बैठेंगे यहाँ। जी साथियों, आपने देखा मित्रों, आज की चर्चा जो है उसमें आपको काफी कुछ जानकारी मिली होंगी, एक्सपर्ट्स की भी जानकारी है। विनोद जी का कहना है कि चुनाव से 1 हफ्ता पहले तय होता है कि कितना चुनाव बढ़ेगा, और बीजेपी 10 का 10 का दावा है, कांग्रेस का अपना 10 का 10 का दावा है, और हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि आज की तारीख में कांग्रेस 1 सीट जीत रही है, 3 सीटें बीजेपी जीत रही है, बाकी जो 6 सीटें हैं वो कंपटीशन में है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ।